ये पर्शिया की बादशाही में नए साल का दिन था, जो सबसे बड़ा जश्न था। बादशाह ने दिन शिराज में गुजारा था, इन शानदार त्योहारों से लुत्फ अंदोज होते हुए जो उसके लोगों ने इस मौके पर मुनक्किद किए थे। जैसे ही सूरज गुरूब होने लगा और बादशाह अपने दरबार को बर्खास्त करने के लिए तैयार हो रहा था, एक हिंदुस्तानी एक जानदार घोड़े के साथ नमूदार हुआ, खूबसूरती से आरास्ता, बिल्कुल असली जैसा दिखाई दे रहा था। महाराज, उसने गहराइयों से झुकते हुए कहा, अगरचे मैं आपके सामने काफ़ी देर से आया हूँ, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपने जो हैरत अंगेज़ चीज़ें आज देखी हैं, इनमें से कोई भी इस घोड़े के अजूबे के बराबर नहीं हो सकता, अगर आप ज़रा गौर से देखिए। बादशाह ने जवाब दिया, मुझे इसमें कोई ख़ास चीज़ नज़र नहीं आती, सिवाय उसके कि ये एक अच्छी तरह से बना हुआ नकली घोड़ा है। कोई भी माहिर कारीगर ऐसा ही कुछ बना सकता है। जनाब, हिंदुस्तानी ने जवाब दिया, मैं घोड़ा कैसा लगता है इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इसके बारे में बात कर रहा हूँ कि ये क्या कर सकता है। अगर मैं किसी खास जगह जाना चाहता हूँ, चाहे वो कितनी ही दूर क्यों ना हो, मैं चंद लम्हों में वहाँ पहुँच जाऊँगा, और अगर आप मुझे इजाज़त दें तो आप इसे खुद देख सकते हैं। बादशाह का इससे पहले कभी ऐसी सलाहियतों के हामिल घोड़े का सामना नहीं हुआ था। इसने हिंदुस्तानी से कहा कि वो घोड़े पर सवार होकर अपनी ताकत का मुजाहिरा करे। बगैर किसी हिचकिचाहट के वो आदमी घोड़े की पीठ पर चढ़ गया और बादशाह से पूछा कि वो कहाँ जाना चाहता है। वो पहाड़ देखा। बादशाह ने शिराज से दूर एक बड़े पहाड़ की तरफ इशारा किया, वहां जाओ और मुझे पहाड़ पर एक दरख्त से खजूर लाओ। जैसे ही बादशाह ने अपनी दरख्वास्त का तज़किरा किया, हिंदुस्तानी ने घोड़े की ज़ैन के करीब एक पेच को एडजस्ट किया, जिससे ये बिजली की रफ्तार से आसमान में बुलंद हुआ और नज़रों से ओझल हो गया। सिर्फ 15 मिनट में हिंदुस्तानी खजूर के साथ वापस आया और बादशाह को पेश कर दिया। उन्होंने हिंदुस्तानी से कहा, मैंने इसके बाहर से कभी अंदाज़ा नहीं लगाया कि वो कितना कीमती जानवर है, और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मेरी गलती दिखाई। उन्होंने कहा, अगर आप इसे बेचेंगे तो अपनी कीमत बता दें। हिंदुस्तानी ने जवाब दिया, मुझे इसमें कोई शक नहीं कि आप जैसा अक्लमंद और हुनरमंद हुक्मरान मेरे घोड़े की ताकत को देखकर उसकी कदर को पहचान लेगा। अगरचे मैं इसे बहुत कीमती समझता हूँ, लेकिन मैं उसे एक शर्त पर आपको देने को तैयार हूँ। मैंने ये घोड़ा नहीं बनाया, ये मेरी इकलौती बेटी के बदले में घोड़े के मालिक की तरफ से तोहफा था। उसने मुझसे कसम खाई कि मैं उससे कभी अलग न हूँ जब तक कि मुझे मसावी कीमत की कोई चीज़ ना मिले। बादशाह ने कहा, मेरी सल्तनत बड़ी है और खूबसूरत शहरों से भरी हुई है। आपको सिर्फ इसका इंतखाब करना है जिसे आप तरजीह देंगे। आप अपनी ज़िंदगी के आखिर तक इसके मालिक रहेंगे। हिंदुस्तानी ने जवाब दिया, महाराज, मैं आपकी पेशकश की तारीफ करता हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ आपकी बेटी शहजादी के हाथ के बदले में अपना घोड़ा दे सकता हूँ। इस दरख्वास्त पर दरबारी हंस पड़े और बादशाह का बेटा शहजादा फिरोज शाह हिंदुस्तानी बेबाकी से नाराज हो गया। ताहम बादशाह ने घोड़े को हासिल करने का मौका देखा, और जब शहजादे ने मुदाखलत की तो अपने जवाब में हिचकिचाया। शहजादे ने कहा, महाराज, इसमें कोई शक नहीं कि ऐसी बेबाक तजवीज़ का जवाब कैसे दिया जाए। अपनी इज्जत और अपने आबाओ अजदाद की मीरास के बारे में सोचो। बादशाह ने अपने बेटे को जवाब दिया, तुम ठीक कहते हो, लेकिन तुम घोड़े की कीमत पूरी तरह नहीं समझ सकते। अगर मैं हिंदुस्तानी की पेशकश को रद्द कर दूं तो वो किसी और हुक्मरान को भी यही तजवीज़ दे सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं उसकी शराइत मानूंगा, और हो सकता है कि हम उसकी शराइत को तब्दील कर सकें। इस दौरान मैं चाहता हूँ कि आप मालिक की इजाज़त से घोड़े का मुआयना करें और उसकी सलाहियतों को जांचें। हिंदुस्तानी ने यह सुनकर यकीन किया कि बादशाह शायद इसकी तजवीज़ पर गौर कर रहा है, इसलिए उसने बखुशी बादशाह की दरख्वास्त मान ली। उसने घोड़े पर सवार होने में मदद करने और इसे काबू करने का तरीका बताने के लिए शहजादे से राब्ता किया। ताहम इससे पहले कि वो ख़त्म कर पाता, शहजादे ने पेच को चालू किया और नज़रों से ओझल हो गया। वो शहजादे की वापसी का बेचैनी से इंतज़ार करते रहे, लेकिन वो नज़र नहीं आया। हिंदुस्तानी खौफज़दा होकर बादशाह के सामने घुटने टेक कर बोला, महाराज, शहजादा बहुत जल्दबाज था और उसने मुझे समझाने नहीं दिया कि नुक्ता आगाज़ पर कैसे वापस लूटे। मैं अब से इल्तिजा करता हूँ कि इसके लिए मुझ पर इल्ज़ाम न लगाएं और सज़ा न दे। बादशाह ने खौफ और गुस्से से लबरेज होकर पूछा कि तुमने इसे गायब होते देखकर वापस क्यों नहीं बुलाया। हिंदुस्तानी ने जवाब दिया, महाराज, उसकी हरकत की तेज़ रफ्तारी ने मुझे इस कदर हैरत में डाल दिया कि मेरी तकरीर सुनने से पहले ही वो सुनने से महरूम हो गए। लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो नोटिस लेगा और एक और पेच मोड़ देगा जो घोड़े को वापस ले आएगा। बादशाह परेशान हुआ, अगर वो ऐसा ना करे तो क्या होगा।
घोड़ा समंदर में उतर जाए या पत्थरों से टकरा जाए। हिंदुस्तानी ने इसे यकीन दिलाया, महाराज, घोड़ा समंदरों से गुजर सकता है और अपने सवार को जहां जाना चाहे ले जा सकता है। बादशाह ने बेचैन होकर कहा, तुम्हारी जिंदगी खतरे में है। अगर शहजादा 3 माह के अंदर सही सलामत वापस न आया, उसने अपने मुहाफिजों को हुक्म दिया कि हिंदुस्तानी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दे। शहजादा फिरोज शाह तकरीबन 1 घंटे के लिए आसमान पर चढ़े। इस मकाम पर पहुंचे जहां से वो पहाड़ों को मजीद नहीं देख सकते थे। जब उसने घोड़े को मुखालिफ समत में मोड़ कर नीचे उतरने की कोशिश की तो उसे एहसास हुआ कि इस पर कोई असर नहीं हुआ। घबरा कर उसने तलाशी ली और आखिरकार उसे घोड़े के दाएं कान के करीब एक छोटा सा खूंटा मिला। इसे मोड़कर उसे आहिस्ता आहिस्ता नीचे आने दिया। अब आधी रात तक वो थका हुआ और भूखा उतरा। उसने खुद को संगमरमर के ब्लस्ट्रेड के साथ एक बड़े महल की छत पर पाया। एक छोटा सा दरवाज़ा महल में नीचे की सीढ़ियों की तरफ ले जाता था। अपनी गैर यकीनी सूरत हाल के बावजूद शहजादे ने दरियाफ्त करने का फैसला किया। इसने इस्तेदलाल किया कि वो गैर मुसल्लह था और इसे कोई खतरा नहीं था। नीचे उतरते ही इसने एक खुले दरवाजे को देखा जो एक मध्यम रोशनी वाले हाल की तरफ जाता था। अंदर उसने सियाह मुहाफिजों को अपने पास नंगी तलवारें लिए सोए हुए देखा। इसे मालूम हुआ कि यह मलिका शहजादी का अपार्टमेंट है। शहजादा फिरोज शाह ने एक कोने में पर्दे से चमकती हुई रोशनी को देखा। इसके बाद वो आहिस्ता से इसकी तरफ बढ़ा और उसकी तहों को एक तरफ खींचते हुए सूई हुई औरतों से भरे एक शानदार कोठरी में दाखिल हुआ, जो सब निचले सोफों पर लेटे हुए थे, सिवाय एक के जो सोफे पर थी, और वो जानता था कि ये शहजादी होगी। आहिस्ता से इसके बेड की तरफ उठकर उसने इसकी तरफ देखा और देखा कि वो दुनिया की किसी भी औरत से ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन वो मुतवज्जे होने के बावजूद अपनी पोजीशन से अच्छी तरह वाकिफ था। तो खामोशी से घुटनों के बिल डूब कर उसने शहजादी की आस्तीन पकड़ी और उसका बाजू हल्के से अपनी तरफ खींच लिया। शहजादी ने आंखें खोली और अपने सामने एक खुश लिबास आदमी को देखकर वो हैरान रह गई। इस साजगार लम्हे को शहजादे ने पकड़ लिया, जिसने घुटने टेकते हुए झक कर उसे मुखातिब किया, मैडम, मैं एक मुसीबत में घिरा शहजादा हूँ, पर्शिया के बादशाह का बेटा। एक नाकाबिल यकीन मुहिम जोई की वजह से मैं यहाँ आपकी हिफाजत की तलाश में हूँ। अभी कल ही मैं अपने वालिद के दरबार में एक बड़ा त्यौहार मना रहा था और आज एक अजीब मुल्क में खतरे में हूँ। इसने मेहरबानी से इसकी बात सुनी और उससे तहफ़्फ़ुज़ का वदा किया और उसके तेज़ सफ़र के बारे में तजस्सुस का इजहार किया। ये समझते हुए कि उसे खाने और आराम की ज़रूरत है, उसने अपने हाज़रीन को हिदायत की कि वो इसे रात के खाने और आराम के लिए अपने चैम्बर में ले जाएं। शहजादी के नौकर बेदार हुए और उसके इशारे पर जल्दी से तैयार हो गए। उन्होंने मोमबत्तियां रोशन की और शहजादे को एक कुशादा कमरे में ले गए, जहां उनमें से 2 ने इसका बिस्तर तैयार किया। बाकी लोग किचन में गए और तरह तरह के पकवान लेकर वापस आ गए। उनकी गैर मौजूदगी में बंगाल की शहजादी, जो शहजादे की खूबसूरती से बहुत मुतासिर हुई थी, सोने की कोशिश की लेकिन दोबारा बेदार हुई, और जब इसकी औरतें कमरे में दाखिल हुई तो इसने बेताबी से पूछा कि क्या शहजादे के पास सब कुछ है। नौकरानियों ने जवाब दिया, मैडम, हमारे लिए जानना मुश्किल है कि इस नौजवान ने आपको कितना मुतासिर किया है, लेकिन हमारी राय में आप खुशकिस्मत होंगे अगर आपके वालिद बादशाह आपको ऐसे खुशगवार शख्स से शादी करने की इजाज़त दे। बंगाल की अदालत में कौन इससे मवाजना कर सकता है। शहजादी ने उनके चापलूस तबसरों की तारीफ की लेकिन अपने जज्बात को जाहिर नहीं किया। इसके बजाय इसने उन्हें वापस बिस्तर पर जाने के लिए कहा। अगली सुबह उसकी नौकरानियों ने देखा कि शहजादी अपनी मामूल की आदत के बरक्स अपना बहुत ख्याल रख रही थी। उसने अपने बालों को मुतअद्दिद बाल स्टाइल किया था और ख़ुद को बेहतरीन हीरो और हार से आरास्ता किया था। उन्होंने इसे रॉयल्टी का मखसूस लिबास पहनाया। एक बार जब वो तैयार हुई तो उसने दरियाफ्त किया कि क्या पर्शिया का शहजादा बेदार है और उसके इस्तकबाल के लिए तैयार है, जैसा कि वो इसके सामने खुद को पेश करना चाहती थी। जब शहजादी का कासिद शहजादा फिरोज शाह के कमरे में आया तो वो पूछने ही वाला था कि क्या वो शहजादी से मिल सकते हैं। ताहम जब उसने इसकी दरख्वास्त सुनी तो वो फौरन राज़ी हो गया और कहा, मैं इसके हुक्म की तामील के लिए हाजिर हूँ, इसकी मर्जी मेरा हुक्म है। थोड़ी देर बाद शहजादी खुद भी आ गई। मामूल के सलाम के बाद उसने बताया कि वो इसके कमरे के बजाय इसके कमरे में क्यों मिल रहे हैं। वो बादशाह के खादमों की तरफ से रुकावटों से बचना चाहती थी, जिन्हें किसी भी वक्त उसके अपार्टमेंट में दाखिल होने का हक था।
वो इसकी गैर मुतवक्के आमद के पीछे की कहानी सुनने के लिए बेताब थी और इससे बगैर किसी ताख़ीर के शुरू करने को कहा। शहजादे ने पर्शिया त्यौहार और इसमें होने वाली मुतासिर कुन तक़रीबात को बयान करते हुए आगाज़ किया। जब वो जादूगर घोड़े के बारे में इस हिस्से तक पहुंचा तो शहजादी इसकी इनफरादियत पर हैरान रह गई। उसने इसे बताया कि किस तरह इसने घोड़े पर सवार किया, खूंटी मोड़ दी और अपनी समत के बारे में उलझन में बढ़ते हुए आसमान में बुलंद हुआ और फिर वो रात गए महल की छत पर उतरा। बाकी शहजादी, तुम जानती हो, प्रिंस ने कहा, और यह सिर्फ मेरे लिए रह गया है कि मैं आपकी मेहरबानी के लिए आपका शुक्रिया अदा करूं और आपको अपने शुक्रगुजार होने का यकीन दिलाऊं। मैं पहले ही आपका गुलाम हूं और मेरे पास सिर्फ मेरा दिल है, वो मेरा अपना है आपको पेश करने के लिए। लेकिन ये मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा अपना? अफसोस मैडम, ये आपका था जब से मैंने आपको देखा था। शहजादी ने जवाब दिया, आपकी कहानी ने मुझे बेहद खुशी दी है। मैं अपने घर में आपकी मौजूदगी के लिए शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप इससे ज्यादा खुश आइंद जगह का इंतखाब नहीं कर सकते थे और मेरी मेहमान नवाजी जाहिर करती है कि आप यहाँ भी इतने ही आज़ाद हैं जैसे आपके वालिद के दरबार में। अब शहजादी को उम्मीद थी कि शहजादे और उसके वालिद के दरमियान मुलाकात करवाकर बादशाह इस नौजवान के हसन अखलाक और हसन सलूक से इस कदर मुतासिर हो जाएगा कि वो इसे अपनी बेटी को बीवी के लिए पेश कर देगा। लेकिन शहजादा पर्शिया ने इसकी तजवीज़ के बरक्स जवाब दिया। मैडम, इसने कहा, मुझे यकीन है कि आप मेरे साथ महसूस करेंगी कि मैं अपने ओहदे के लिए मौजू हाजरीन के बगैर अपने आप को इतने बड़े बादशाह के सामने पेश नहीं कर सकता। वो मुझे एडवेंचर समझेगा। शहजादी ने जवाब दिया, अगर ये सब है तो आप यहाँ जितने चाहिए हाजरीन ले सकते हैं, और जहाँ तक पैसे का ताल्लुक है मेरा खजाना हमेशा आपके लिए खुला है, जो मर्जी ले लो। शहजादा फिरोज शाह ने शहजादी की पेशकश की मेहरबानी को महसूस किया और उसकी दिल की गहराइयों से तारीफ की। उसने फौरन जवाब दिया, शहजादी, मैं आपकी पेशकश के लिए वाकई शुक्रगुजार हूँ और मैं इसे फौरन कबूल कर लेता अगर ये फिक्र न होती कि मेरी गैर मौजूदगी मेरे वालिद को गहरे गम में डूब देगी। शहजादा फिरोज शाह ने अपनी गहरी अकीदत का इजहार करते हुए शहजादी को यकीन दिलाया कि वो उन झूठे आशिकों की तरह नहीं है जो गैर मौजूदगी में बदल जाते हैं। वो इसकी सोहबत की ख्वाहिश रखता था और इसे इसके साथ आने का मशवरा दिया, इस यकीन के साथ कि वो सिर्फ एक साथ ही हकीकी खुशी हासिल कर सकते हैं, और यकीन दिलाया कि बंगाल का बादशाह उनकी शादी पर रजामंदी जाहिर करेगा। शहजादी अल्फाज तलाश करने से कासिर थी, खामोशी से झुकी हुई आंखों से इत्तेफाक किया। वो इसका साथ देने को तैयार थी लेकिन घोड़े के काबू से परेशान थी। ताहम शहजादे ने इस खौफ को कम कर दिया और उन्होंने महल से अपनी खुफिया परवाज की मंसूबा बंदी शुरू कर दी ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि कोई उन पर शक न करे। सुबह सवेरे जब महल अभी सो रहा था, शहजादी चुपके से छत पर आई जहां शहजादा इसका इंतजार कर रहा था। दोनों घोड़े पर सवार हो गए और घोड़ा आसमान पर चढ़ गया। रफ्तारी से सफर करते हुए वो सिर्फ 2.5 घंटे में पर्शिया के दारुल हुकूमत पहुंच गए। मरकजी चौक सुल्तान के महल में उतरने के बजाय उन्होंने करीब ही एक देही घर का इंतखाब किया और शहजादा अपने वालिद को उनकी आमद की इत्तला देने चला गया। शहर के लोगों ने शहजादे की वापसी पर खुशी का इजहार किया और उसका इस्तकबाल खुशी के नारों से किया गया। महल में सुल्तान और उसके वुज़रा सोग में मलबूस शहजादे की गैर मुतवक्के वापसी पर बहुत खुश थे। थोड़ी देर आराम करने के बाद सुल्तान ने बेताबी से शहजादे से कहा कि वो अपनी मुहिम जोई का अहवाल बयान करे। शहजादे ने कोई वक्त ज़ाय नहीं किया और अपनी पूरी कहानी सुनाई, बशमूल बंगाल की शहजादी की इससे मोहब्बत। इसने इस बात पर जोर दिया कि उसने इससे वादा किया था कि वो सुल्तान की रजामंदी से शादी करेंगे। इसने बताया कि वो सुल्तान के देही मकानात में से एक में बेचैनी से इंतजार कर रही है। इससे पहले कि शहजादा कुछ कहता, इसके वालिद ने इसे गिले लगाया और बेताबी से कहा, मेरे बेटे, मैं न सिर्फ बंगाल की शहजादी के साथ तुम्हारी शादी के लिए खुशी से रजामंद हूँ, बल्कि मैं इससे मिलने में जल्दी करूँगा और उसका शुक्रिया अदा करूँगा जो उसने तुम्हें अता किए। हिंदुस्तानी जिसे कैद किया गया था सुल्तान के सामने लाया गया और कहा कि वो अपने घोड़े के साथ अब जा सकता है कि शहजादा बहिफाजत वापस आ गया। इसके हुक्म की तामील की गई और हिंदुस्तानी को इसकी मौजूदगी में ले जाया गया जिसके चारों तरफ मुहाफिज थे। सुल्तान ने कहा, मैंने आपको बंद कर रखा ताकि अगर मेरा बेटा ना मिला तो आपको जुर्माना अदा करना पड़े। वो अब वापस आ गया है तो अपना घोड़ा लो और हमेशा के लिए चले जाओ। हिंदुस्तानी धोखे से गया और झूठा दावा किया कि उसे सुल्तान और शहजादा पर्शिया ने जादू घोड़े पर शहजादी को वापस महल में लाने के लिए भेजा है। इस हिंदुस्तानी को पहचानते हुए जो जेल में था,
दरबार ने समझा कि वो सच कह रहा है। वो उसे बंगाल की शहजादी के पास ले गया, जिसने शहजादे की तरफ से आने का सुनकर उसके साथ जाने पर रजामंदी जाहिर की। हिंदुस्तानी अपनी स्कीम की कामयाबी से खुश होकर घोड़े पर सवार हुआ, शहजादी को अपने पीछे सवार होने में मदद की और इसी लम्हे खोटी मोड़ दी और महल से निकल गया। जब बादशाह ने घोड़े और उसके सवारों को देखा तो वो हैरानी और वहशत से रुक गया और कस्मों और लनतों में फूट पड़ा। शहजादे ने इसे ढूंढने और इसे वापस लाने का अज़्म किया। हिंदुस्तानी शहजादी के साथ कश्मीर के दारुल हुकूमत के करीब एक जंगल में पहुंचा। जब वो खाने की तलाश में निकला तो उसने इसे नदी के किनारे छोड़ दिया। पहले पहल जब शहजादी ने खुद को तन्हा पाया तो इसके जहन में ये ख्याल आया कि वो फरार होने की कोशिश करे, लेकिन चूंकि इसने बंगाल छोड़ने के बाद से कम ही कुछ खाया था, उसने महसूस किया कि वो बहुत ज्यादा कमजोर है, तो इसने अपना मंसूबा तर्क कर दिया। हिंदुस्तानी खाना लेकर वापस आया और वो पेट भर कर खाने लगी और जल्द ही इसके गुस्ताखाना तबसरों का जवाब देने के लिए काफी हिम्मत हासिल कर ली। इसकी धमकियों से घबरा कर वो अपने कदमों पर चढ़ गई, मदद के लिए ऊंची आवाज में पुकार रही थी और खुशकिस्मती से इसकी चीखें घर सवारों के एक दस्ते ने सुनी जो इसके बारे में पूछने के लिए आगे बढ़े। अब इन घर सवारों का सरदार कश्मीर का सुल्तान था। उसने फौरन हिंदुस्तानी की तरफ मुतवज्जी होकर पूछा कि वो कौन है और उसके साथ कौन है। हिंदुस्तानी ने बदतमीजी से जवाब दिया कि ये उसकी बीवी है और किसी और के लिए उनके दरमियान मुदाखलत का कोई हक नहीं। शहजादी ने अपने बचाने वाले की शनाख्त से बेखबर हिंदुस्तानी की बनाई हुई कहानी की तरदीद करते हुए इसे एक शरीर जादूगर करार दिया जिसने इसे पर्शिया के शहजादे से अगवा किया। इसकी खूबसूरती और बर्ताव से कायल होकर कश्मीर के सुल्तान ने हिंदुस्तानी को फांसी देने का हुक्म दिया। ताहम इसकी हिफाजत मुख्तसर मुद्दत थी। सुल्तान ने इसे अपने महल में रखा, इसे नौकर मुहैया किए और अगले दिन के लिए इससे कहानी की दरख्वास्त की। शहजादी को उम्मीद थी कि इसकी कहानी शहजादे के साथ उसके फौरी दोबारा इत्तेहाद का बाइस बनेगी, लेकिन इसकी उम्मीदें टूटने वाली थीं। मीर के बादशाह ने शहजादी से शादी करने का अज़्म किया। सुबह होते ही अपने इरादे का अवामी ऐलान किया। शहजादी ये खबर सुनकर हैरान रह गई और जब सुल्तान ने से आने वाली शादी की इत्तला दी तो वो खौफ से बेहोश हो गई। जो गुलाम इंतजार में थे वो इसकी मदद के लिए भागे और खुद सुल्तान ने इसे होश में लाने की पूरी कोशिश की, लेकिन काफी देर तक ये सब बेमकसद रहा। इसके हवास धीरे धीरे इसकी तरफ लौटने लगे और उसने पागलपन का दावा करने का अज़्म किया। चुनांचे इसने तरह तरह की लघु बातें कहने और तरह तरह के अजीबो गरीब इशारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया, जबकि सुल्तान हसरत और हैरत से इसे देखता रहा। लेकिन चूंकि इस अचानक दौरे ने किसी किस्म की कमी का कोई निशान नहीं दिखाया, उसने इसे इसकी औरतों के पास छोड़ दिया और उन्हें हुक्म दिया कि वो इसका सबसे ज्यादा ख्याल रखे। फिर भी जो दिन चढ़ता गया बीमारी बदतर होती दिखाई दी। इसी तरह दिन गुजरते गए, यहाँ तक कि सुल्तान कश्मीर ने अपने दरबार के तमाम डॉक्टरों को बुलवाने का फैसला किया। मुख्तलिफ डॉक्टरों की कोशिशों के बावजूद कोई भी शहजादी के दीवानेपन का इलाज न कर सका। सुल्तान ने पड़ोसी रियासतों के डॉक्टरों से भी मदद तलब की, लेकिन इलाज बिलाखिर शहजादी के अमल पर मुनहसर था। इसी दौरान शहजादा फिरोज शाह जगह जगह उदासी और नाउम्मीदी के साथ भटकता हुआ हिंदुस्तान के एक बड़े शहर में पहुंचा, जहां उसने बंगाल की शहजादी के बारे में बहुत सी बातें सुनी जो अपने होशो हवास से बाहर हो गई। इसी दिन जब उसकी शादी सुल्तान कश्मीर से होने वाली थी, ये काफी था कि इसने कश्मीर का रास्ता इख्तियार कर लिया। जब उसे मालूम हुआ कि आखिरकार उसे वो शहजादी मिल गई है जिसे वो इतने अरसे से खो चुका था, तो इसने इसे बचाने के लिए एक मंसूबा तैयार किया। इसने सबसे पहला डॉक्टर का लिबास खरीदा और लंबी दाढ़ी जो इसने अपने सफर में बढ़ने दी थी, इसके बाद इसने महल जाने में कोई वक्त ज़ाया नहीं किया, जहां उसने सामेईन को जमा किया और कहा कि इसके पास एक खुफिया इलाज है जो शहजादी को ठीक कर सकता है। सुल्तान ने इस पर रजामंदी जाहिर करने में कोई मुश्किल पेश नहीं की और हुक्म दिया कि उसे शहजादी के अपार्टमेंट में ले जाया जाए। जिस लम्हे इसकी नज़र इसके मुआलिज के लिबास पर पड़ी, वो गुस्से में अपनी नशिस्त से उछल पड़ी और उसकी तौहीन करने लगी। शहजादे ने इसके रवैये का कोई नोटिस नहीं लिया और काफी करीब आकर उसने सरगोशी में कहा, शहजादी मेरी तरफ देखो, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, पर्शिया का शहजादा हूँ और तुम्हें आज़ाद करने आया हूँ। बंगाल की शहजादी शहजादा फिरोज शाह को देखकर बहुत खुश हुई और उसकी आवाज़ सुनकर पुरसुकून हो गई और इससे इसकी कहानी सुनाने को कहा, इस उम्मीद में कि वो इसे सुल्तान के जुल्म से निजात दिलाएगा। शहजादे ने जादू के घोड़े के बारे में पूछा, लेकिन शहजादी को इसका ठिकाना मालूम नहीं था। शहजादे ने इसके फरार के लिए एक मंसूबा तैयार किया।
अगली सुबह सुल्तान शहजादी के रवैये से खुश होकर उसे मुआलिज पर भरोसा करने की तरगीब दी और इससे जवाब की तवक्को किए बगैर वहां से चला गया। पर्शिया के शहजादे ने सुल्तान से पूछा कि बंगाल की शहजादी अपनी दौरे सल्तनत से अकेली कश्मीर कैसे आई। सुल्तान ने इसे वही कहानी सुनाई जो शहजादी की थी, इसका जिक्र करते हुए कि उसने तजस्सुस की वजह से इस जादूगर घोड़े को अपने खजाने में रखा है। जनाब, डॉक्टर ने जवाब दिया, आपकी अजमत की कहानी ने मुझे वो इशारा फराहम किया है जिसकी मुझे शहजादी की बाजियाबी मुकम्मल करने की ज़रूरत थी। एक जादुई घोड़े पर उसके सफ़र के दौरान इसके जादू का एक हिस्सा किसी न किसी तरीके से इस तक पहुंचा है और उसे सिर्फ मखसूस तरीके से ही हटाया जा सकता है, जिसका राज मेरे पास है। अगर आपकी रजामंदी हो तो अदालत और लोगों को सबसे ज्यादा हैरान कुन तमाशों में से एक देना चाहते हैं जो उन्होंने कभी नहीं देखा होगा। घोड़े को महल के बाहर बड़े चौक में ले जाने का हुक्म दें और बाकी मुझ पर छोड़ दें। मैं वादा करता हूँ कि चंद ही लम्हों में तमाम जमा लोगों की मौजूदगी में अब शहजादी को दिमाग और जिस्म दोनों लिहाज से इतनी ही तंदुरुस्त देखेंगे जितनी वो अपनी जिंदगी में थी। और तमाशाइयों को हर मुमकिन हद तक मुतासिर कुन बनाने के लिए मैं तजवीज़ करूंगा कि उसे भरपूर लिबास पहनाकर और ताज के बेहतरीन जवाहरात से ढांपना जाए। सुल्तान ने शहजादे के मंसूबे पर इत्तेफाक किया। अगली सुबह वो जादूगर घोड़े को महल के चौक में ले आए। सुल्तान उमरा और अफसरों से घिरा हुआ बंगाल की शहजादी को अपनी ख्वातीन के साथ मशहूर कुन घोड़े पर सवार होते देखा। तबीब ने घोड़े के गिर्द खुशबूदार इतरूहे से भरे बज़ रखे। 3 बार घोड़े के गिर्द घूमते हुए कुछ अल्फाज बोलते रहे। जल्द ही जलते हुए बरीज़रत से एक गाढ़ा धुआं निकला जिसने घोड़े और शहजादी दोनों को तकरीबन छुपा लिया था और यही वो लम्हा था जिसका वो इंतजार कर रहा था। शहजादी के पीछे हल्के से झुकते हुए उसने आगे की तरफ झुककर खोंटी मोड़ दी और जैसे ही घोड़ा हुआ में बुलंद हुआ उसने बुलंद आवाज में इस तरह पुकारा कि इसके अल्फाज तमाम हाजरीन ने सुने। सुल्तान कश्मीर, जब तुम इन शहजादियों से शादी करना चाहते हो जो आपकी हिफाजत लेती हैं, पहले उनकी रजामंदी हासिल करना सीखी। इसी तरह पर्शिया के शहजादे ने बंगाल की शहजादी को बचाया और उसके साथ पर्शिया वापस आया, जहां वो इस बार खुद बादशाह के महल में उतरे। शादी में सिर्फ इतनी ताखीर हुई कि तकरीब को हर मुमकिन हद तक शानदार बनाया जाए और एक सफीर को बंगाल के बादशाह के पास भेजा गया जो उसे पूरी कहानी बताए और उसकी मंजूरी तलब करे। बादशाह ने खुशी से रजामंदी दी और शादी में शिरकत की। हर हफ्ते एक नई कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।